सो ये पिछले साल मटेरियल को चेंज किया गया था। नो, इनडायरेक्ट टैक्स बाकी रहेगा इस अभी। इंटरडिसिप्लिनरी इलेक्टिव कोर्स है ये। और नाम इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन, ITRP इसको बोलते हैं अपना। अब यहाँ पे पहले तो ये बताया गया है, पहला आपको क्वेश्चन ये पूछा गया कि परमानेंट अकाउंट नंबर जिसको अपने पैन बोलते हैं, PAN, वो कौन कौन सी जगह पे लिखना कंपलसरी है अपने लिए, कौन कौन सी जगह पे हम नहीं लिखेंगे तो नहीं चलेगा बिल्कुल भी ऐसा। तो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, देखो। परमानेंट अकाउंट नंबर आपको हर रिटर्न में लिखना है, इनकम टैक्स के या कोई भी रिटर्न के अंदर, सर्टिफिकेट्स में इनकम टैक्स से मिलने वाले कॉरस्पॉन्डेंस, यानी इंटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ में कोई भी लेटर लिखो ना, तो परमानेंट अकाउंट नंबर आपको लिखना पड़ेगा। और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगह है जिसमें पैन नंबर यानी लिखना आपके लिए कंपलसरी होता है। तो कौन कौन सी जगह पे 114B के अंदर ये रूल बताया गया है, अगर तुम टू व्हीलर के अलावा कोई भी दूसरा व्हीकल खरीदते हो या तो बेचते हो, सब ट्रांजेक्शन के अंदर आ गया। अगर आप बैंक में कोई भी अकाउंट ओपन करते हो, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो या तो नेशनलाइज बैंक हो या तो फिर प्राइवेट बैंक हो, लेकिन उसके लिए यहाँ पे नंबर 12 जो है उसको अपने लिखना, सीरियल नंबर जो इंडेक्स है उसको अपने देखते हैं, बेसिक सेविंग्स अकाउंट। हाँ, याद रखो, अकाउंट अगर तुम कौन सा ओपन करते हो, टाइम डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट अगर ओपन करते हो तो आपको पैन नंबर की जरूरत नहीं। और बेसिक सेविंग अकाउंट अगर अपने ओपन करते हैं तो नहीं जरूरत, लेकिन अगर करंट अकाउंट ओपन किया, बैंक से लोन ली, तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी। फिर अगर आप बैंक से डेबिट कार्ड या तो क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो, या तो कोई भी इंस्टीट्यूशन से डेबिट या तो क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो, तो भी आपको पैन की जरूरत पड़ेगी। फिर डीमेट अकाउंट ओपन करना है, कंपलसरी है पैन। अब ये सारे ट्रांजेक्शन में 50,000 से ज्यादा होने तो ही आपको पैन नंबर प्रोवाइड करना है, नहीं तो नहीं। जैसे कि होटल और रेस्टोरेंट का बिल एक टाइम का 50,000 से ज्यादा हो जाए, वो भी कैश में पे करो, कैश में पे करो, और 50,000 से ज्यादा। अगर हम फॉरेन में कंट्री में ट्रैवल करते हैं और एक टाइम फॉरेन करेंसी का परचेज करते हैं अपने 50,000 से ज्यादा, वो भी कैश। एंड पेमेंट टू अ म्यूचुअल फंड फॉर परचेज ऑफ इट्स यूनिट्स। म्यूचुअल फंड अगर खरीदते हैं तो म्यूचुअल फंड खरीदो, उसमें कैश में पेमेंट करो या चेक से, कैश में तो होता ही नहीं है, चेक से पेमेंट करना पड़ता है। तो भी अगर 50,000 से ज्यादा का तुमने पेमेंट किया परचेज के लिए, तो उसके लिए पैन मेंशन करना पड़ेगा। फिर कोई भी डिबेंचर या तो बॉन्ड खरीदने के टाइम पे, और वो भी 50,000 के ज्यादा के, RBI से कोई भी बॉन्ड खरीदने के टाइम पे, वो भी 50,000 से ज्यादा। अगर मैं बैंक में एक टाइम पे, ध्यान देना, एक टाइम पे अगर 50,000 से ज्यादा की डिपॉजिट करता हूँ, एक टाइम पे, आज गया 50,000 की डिपॉजिट की, 51,000 की, सॉरी 50,000 एक की डिपॉजिट, 50,000 तक नहीं, 50,000 से ऊपर हो तो पैन नंबर साइड पे लिखना। और अगर मैं नोटबंदी के टाइम पे, यानी नवंबर की 8 तारीख को 2016 में नोटबंदी हुई थी, 30 दिसंबर तक ये चला था नोट बदलवाने का, राइट। तो ये जो नोट बदलवाने का चला था 30 दिसंबर तक, उस टाइम के अंदर अगर किसी ने भी 2.5 लाख से ज्यादा का अगर डिपॉजिट किया हो ना, तो वो टैक्सेबल, यानी वो उसमें पैन नंबर आपको मेंशन करना, टैक्सेबल नहीं, पैन नंबर मेंशन करना। फिर परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर या बैंकर्स चेक अपने ड्राफ्ट बनवा देने बैंक में, जिसमें मैंने अगर एक दिन में 50,000 से ज्यादा का कैश में पेमेंट किया, चेक से पेमेंट करता हूँ या तो अकाउंट में से ट्रांसफर कराता हूँ तो नहीं, लेकिन अगर मैं कैश में पेमेंट करके ड्राफ्ट इशू करवाता हूँ तो अ टाइम डिपॉजिट विद बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, निधि, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये सब में अगर अमाउंट 50,000 से ज्यादा हो, और एग्रीगेटिंग टू मोर देन 5 लाख ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, और एक साल में 5 लाख से ज्यादा, एक टाइम पे 50,000 और पूरे साल में 5 लाख से ज्यादा, तो आपको पैन नंबर मेंशन करना पड़ेगा। और अगर वन और मोर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट टू अ बैंक, प्रीपेड यानी जैसे पे ऑर्डर, बैंकर चेक, ये सब 50,000 से ज्यादा का कैश में पे किया, तो सिर्फ कैश में,
एंड पेमेंट इज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू एन इंश्योरर, और वो भी यहाँ लिखा है कि 1 साल में अगर तुम 50,000 से ज्यादा का पेमेंट करते हो तो। अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स, हम शेयर्स के अलावा दूसरी कोई भी सिक्योरिटी को खरीदे और बेचे, उसमें 1 लाख, हर ट्रांजेक्शन के 1 लाख, साल के नहीं, पर ट्रांजेक्शन आपको 1 लाख देखना है इसमें। फिर लिखा है सेल और परचेज बाय एनी पर्सन ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी नॉट लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है ना, ऐसी कोई भी सिक्योरिटी को परचेज करने के टाइम पे, चाहे वो शेयर भी क्यों ना हो, तो भी 1 लाख से ज्यादा पर ट्रांजेक्शन। एंड सेल और परचेज ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब मकान दुकान को खरीदने के टाइम पे अगर अमाउंट एक्सीडिंग 10 लाख रुपए या वैल्यूड बाय स्टैम्प वैल्यूएशन ऑथोरिटी रिफर टू इन सेक्शन 50C एट एन अमाउंट एक्सीडिंग ₹10 लाख, तुमने खरीदा भले 5 लाख में, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन ऑथोरिटी मतलब गवर्नमेंट ने बताया कि ये प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन 12 लाख है, तो आपको यहाँ पे पैन नंबर मेंशन करना पड़ेगा। सेल और परचेज बाय एनी पर्सन ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ एनी नेचर अदर देन दो स्पेसिफाइड एट SI, यानी जो ये इंडेक्स नंबर है ना, तो उसमें सीरियल नंबर 1 से 17 से बीच में, अगर हम यहाँ लिखा है कि सेल और परचेज बाय एनी पर्सन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऊपर लिखे और उसके अलावा कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हो, उसमें 2 लाख पर ट्रांजेक्शन, 2 लाख से ज्यादा का अगर तुमने ट्रांजेक्शन किया तो आपको पैन नंबर मेंशन करना पड़ेगा। जैसे लोग सोना खरीदते हैं, 2 लाख से ज्यादा का सोना खरीदो, पैन नंबर मेंशन करना पड़ता है, राइट। अब इसमें सब चीजें काम की नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया है, इवन कॉलेज के मटेरियल के अंदर भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको एक जो एक्ट की बुक होती है ना, उस एक्ट की बुक की सीधी कॉपी पेस्ट करके दे दिया। तो ये सब चीजों में से मैं आपको जो समझाऊं ना, वही चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे कौन कौन सी बातों को याद रखना है, देखो। वेर अ पर्सन एंटरिंग इनटू एन एनी ट्रांजेक्शन रिफर टू इन टेबल सुपरा, जिसको बोला जाता है टेबल को, इज अ माइनर एंड हु डज नॉट हैव एनी इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स, ही शैल कोट पैन नंबर टू ऑफ हिज फादर एंड मदर, उसका खुद का तो नहीं होगा ना पैन नंबर, लेकिन फिर भी वो बड़ा ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो अगर उसकी खुद की कोई इनकम ना हो तो अपने मदर या तो फादर का अपने डॉक्यूमेंट में उसको मेंशन करना पड़ेगा ये। फिर एनी पर्सन हु डज नॉट हैव पैन एंड हु एंटर्स इनटू एनी ट्रांजैक्शंस गिवन अबव, ही शैल मेक अ डिक्लेरेशन इन फॉर्म नंबर 60, आपको बैंक वाले बोलते हैं, बैंक वाले आपको बोलते हैं कि फॉर्म नंबर 60 भरना पड़ेगा अगर आपके पास पैन नंबर ना हो तो, राइट। अब उस जगह पे तो कंपलसरी है, पैन ना हो तो बैंक अकाउंट नहीं खोल के देगी आप। जैसे कि अभी समझो कि 10,000 से ज्यादा डिपॉजिट वाली जितनी भी बैंक है वो आपको पैन नंबर पहले मांगेंगे, आधार कार्ड से अकाउंट ओपन करवा देंगे, फिर उसके बाद में बोलेंगे बार बार मैसेज आते रहेंगे कि आप अपना पैन नंबर अपडेट कराओ ऐसा। द अबव प्रोविजन ऑफ कोटिंग पैन इज नॉट एप्लीकेबल, कौन कौन सी जगह पे नहीं है, देखो। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कॉन्सुलर ऑफिस में नहीं होता, जो लोग काम करते हैं ना वहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट वहाँ नहीं होता। और नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट जो इंडिया में नहीं रहते, ऐसे लोग 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16 और 17 में जो है ना, वो सबको अदर देन अ ट्रांजेक्शन रिफर टू एट, यानी इतने ट्रांजेक्शन वाले को तो मेंशन करना पड़ेगा, यानी 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17 वाले को अपना पैन नंबर मेंशन करना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा कौन बचे, 3 बचा है, 5, 6 बचा है, 9 बचा है, 11 बचा है, 13 बचा है और 18 बचा है, इन सबको अपना पैन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। टेबल को है ना इनकम टैक्स के वहां पे सुपरा बोला जाता है। A person who has an account other than a time deposit and a basic saving bank account maintained with the bank cooperative bank and has not got his PAN, या तो उसने अपना पैन नंबर भी नहीं दिया और साथ में फॉर्म नंबर 60 भी नहीं दिया एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ सच अकाउंट, और सब्सिक्वेंटली ही शैल फर्निश हिज पैन ऑन और बिफोर जून 30, 2017। देखा ना, मैंने बोला कि बाद में ये सब चीजों को पहले मना किया था कि पैन नंबर हर जगह नहीं जरूरी, फिर गवर्नमेंट ने इसी को कंपलसरी कर दिया, तो 30 जून से पहले आपको पैन नंबर फर्निश करना ही पड़े। फिर पेमेंट इन कनेक्शन विद ट्रैवल इंक्लूड्स पेमेंट टुवर्ड्स फेयर और टू अ ट्रैवल एजेंट और अ टूर ऑपरेटर टू एन ऑथराइज। ट्रैवल का मतलब क्या, किसी को भी पैसा दो, घूमने के लिए पैसा दिया, वो ट्रैवल वाला पैसा आ गया, आगे जो देखा ना अपने उसमें। फिर ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर, उसमें सब आ गए, वीजा देने वाले, पासपोर्ट देने वाले, फॉरेन एक्सचेंज देने वाले, सब कोई आ गए। और टाइम डिपॉजिट यानी जो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद में
जिसका पैसा आपको मिल जाए उसको अपने टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। देखो, किन लोगों को टीडीएस जिनको चाहिए ना, वो बता दूं मीनिंग सब। जिसको टीडीएस डिडक्ट करवाना है उसको पैन नंबर अपना चाहिए चाहिए सब, राइट। और ये सारे फॉर्म नंबर्स के नाम लिखे, ये कोई याद रखना नहीं है। पेपर इतना इजी होता था जब ऑफलाइन एग्जाम होती थी, तब इतना सिंपल पेपर, बिल्कुल आपको ऐसा लगे कि इमेजिन किया हुआ पेपर है, एकदम बाउंड्री जैसे डिसाइड किए कि इतनी चीजें पूछनी, उसी में से पूछ लेते हैं। एवरी पर्सन डिडक्टिंग टैक्स शेल कोड द परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी जिसको टीडीएस में, जैसे कि अभी मेरी इंटरेस्ट की इनकम बैंक में मुझे 10,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट मिलता हो ना, तो मुझे पैन नंबर कंपलसरी चाहिए, बैंक में मुझे फर्निश करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं करता हूँ ना, तो मेरा टीडीएस कट तो जाएगा, लेकिन मैं उसको बाद में मेरे इनकम टैक्स के अंदर डिडक्शन में नहीं ले सकता, ऐसा है। फिर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, कलेक्शन एट सोर्स डिडक्टेड अलग है और कलेक्शन अलग है। एवरी सेलर कलेक्टिंग टैक्स अंडर सेक्शन 206C शेल कोड द परमानेंट, सेलर को लिखना पड़ेगा कि हम जब भी पैसे सामने वाले से लेते हैं, टैक्स का पैसा सामने ले लेते हैं पहले से, ऐसा। फिर यहाँ पे देखो, वेरिफिकेशन ऑफ पैन इन ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन रूल 114B, मोड ऑफ वेरिफिकेशन। तो देखो कैटेगरीज बताई गई है। रजिस्टरिंग ऑफिसर कौन वेरीफाई करेगा, तुमने पैन नंबर, मैं तो कोई भी बोल दूं पैन नंबर, मुझे पता है पैन नंबर क्या होना चाहिए, यानी पहले 5 अल्फाबेट होते हैं, फिर 4 नंबर होते हैं, और उसके बाद में एक जो है ना वो तुम्हारा वापिस अल्फाबेट होता है। तो मैं कोई भी बोल दूं वहां पे तो थोड़ा चलेगा, तो वो वेरीफाई करेंगे ना अपने, फिर चेक करेंगे उन्होंने बराबर दिया कि नहीं। तो कौन करेगा, इंस्पेक्टर जनरल, जिसको रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर बताया गया कि वही, और वही इंसान जो इमूवेबल प्रॉपर्टी या तो मोटर व्हीकल बेचता है। मैनेजर कोऑपरेटिव बैंक में वो रजिस्ट्रेशन चेक करेगा कि ये पान नंबर बराबर है कि नहीं। पोस्ट मास्टर, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में वही होता है। स्टॉक ब्रोकर, जिसके पास से तुमने डीमेट अकाउंट ओपन करवाया। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज, वो टेबल 4 के अंदर जो आता है वो। फिर प्रिंसिपल ऑफिसर 3, 4, 8, 12, 13, 15, 16 में जो है वो। फिर प्रिंसिपल ऑफिसर कंपनी का ऊपर है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का है। फिर उसके बाद में ट्रस्टी और ऑथराइज पर्सन पर्सन ऑफ म्यूचुअल फंड, 7 में म्यूचुअल फंड हमने देखा था। आरबीआई के पास से अगर लेना हो तो आरबीआई खुद चेक करेगी, मतलब जिसने तुमसे कलेक्ट किया वही चेक करेगा, तुमको इधर उधर घूम के किसी के पास से सिग्नेचर लेके जाने की जरूरत नहीं। तुम अपने पैन कार्ड जो है ना उसकी जेरोक्स दे दो उनको, नीचे अपना सेल्फ अटेस्टेड खुद की सिग्नेचर कर दो। बाद में वो लोग चेक करेंगे कि तुम्हारा पैन नंबर सही है कि गलत है। अथॉरिटी होती है उनके पास वेबसाइट पे जाके चेक करने। अपने करना चाहे तो नहीं हो सकता अपने से। अब कैटेगरी बी, इसमें एनी पर्सन हु इज रिलेशन to the relevant transaction as insured, any document shall ensure after verification that PAN has been correctly furnished। तो अब क्या किया जाता है, देखो ये वेरिफिकेशन ऐसा जरूरी नहीं है कि वेबसाइट पे जाके करो। आपसे क्या बोलेंगे वो लोग, आप जेरोक्स दो और साथ में ओरिजिनल पैन कार्ड भी लेके आना। वो पैन कार्ड को चेक करेंगे, तुम्हारे जेरोक्स को देखेंगे, दोनों अगर उनको बराबर लगेगा तो वो फिर ऑनलाइन चेक करने की जरूरत नहीं है उनको, फिर वहां पे वो वेरीफाई करके आगे बढ़ा देंगे उसको, समझे। यानी आपके सामने वेरिफिकेशन हो जाता है। इसीलिए आप जहाँ कभी भी, अभी आप सिम कार्ड लेने के लिए जाते हो, तो सिम कार्ड लेने के लिए वो क्या बोलते हैं, आप आधार कार्ड लेके आओ। तुम बोलो मैं आधार कार्ड का फोटो भेजू तो नहीं चलेगा, आधार कार्ड लेके आओ, आधार कार्ड की आगे पीछे की वो फोटो खींचेंगे और उसको वहां पे वेबसाइट पे डाल देंगे। वहां से अप्रूवल ऑटोमेटिकली आ जाता है। जैसे ही तुम आधार नंबर डालोगे ना, वैसे ही सब पूरा फॉर्म फिलअप करके आ जाता है ऑटोमेटिकली सब। ये सिस्टम डेवलप की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये प्रोसेस से सिस्टम डेवलप हुई है। और याद रखो, इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है ना, वो फुल्ली सिक्योर्ड वेबसाइट मानी जाती है ऐसा। इसके जो बैकएंड के पासवर्ड है ना, वो हर 3 घंटे में चेंज होते हैं, इतना फास्ट। टाइम एंड मैनर इन विच persons referred to in rule 114C shall furnish a statement containing particulars of form number 60। यानी मतलब ये देखो, एक 114C में क्या बताया, फॉर्म नंबर 60 के बारे में बताया गया। रूल 114D, 114D इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, जिसके पास 60 नंबर का फॉर्म का डिक्लेरेशन नहीं है, सॉरी हु हैज रिसीव्ड, यानी जिसके पास डिक्लेरेशन है ऑन और आफ्टर January 1, 2016, 2016 के बाद। तो एनी पर्सन अदर देन रजिस्टरिंग ऑफिसर, इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंटेड अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट गिवन अंडर कैटेगरी ए। तो ये किसके पास ये फॉर्म साइन करा सकता है, फॉर्म ए,
तो ऊपर जितने भी लोग लिखे हैं ना जो वेरीफाई कर सकते हो वो सब लोग कर सकते हैं। एंड एनी पर्सन गिवन अंडर कैटेगरी बी एंड हु इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44 AB, जिसको अपना अकाउंट ऑडिट करवाना पड़ता है कंपलसरीली, तो वो भी क्या करेंगे, यहाँ पे इसको चेक करेंगे। द पर्सन शेल फर्निश अ स्टेटमेंट इन फॉर्म 61 containing particulars of such declaration to the Director of Income Tax, Intelligence and Criminal Investigation or the Joint Director of Income Tax through online transmission of electronic data and obtain an acknowledgeable number. Such a person is required to retain form number 60 कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। जिस फाइनेंशियल ईयर में तुमने फॉर्म नंबर 60 सबमिट किया है उस फाइनेंशियल ईयर के 6 साल तक आप फॉर्म नंबर 60 अपने पास रख सकते हो ऐसा। लेकिन फॉर्म नंबर 61 जो होता है ना वो 6 महीने में अपडेट करना पड़ता है और अपलोड करना पड़ता है। देखो, डिक्लेरेशन इन फॉर्म नंबर 60 रिसीव ड्यूरिंग April 1 एंड September 30, तो इनको क्या अपलोड करना है, October 31 तक अपलोड कर देना है वेबसाइट के ऊपर कि मुझे डिक्लेरेशन मिल गया। किसकी वेबसाइट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। मतलब मैं आपको आपकी लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो कि मैंने मैंने बैंक को अपना डिक्लेरेशन दिया फॉर्म नंबर 60 और मैंने दिया 12 जुलाई 12 जुलाई को, बराबर। तो बैंक के पास डेडलाइन है कि मेरे पास है जो फॉर्म नंबर 60 उन्होंने रिसीव किया है ना वो इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर वो अक्टूबर की 31 तारीख से पहले अपलोड कर दे, 31 अक्टूबर के पहले वो अपलोड कर दे। यानी सारे फॉर्म अपलोड करने पड़ते हैं स्कैन कर करके, समझे। और डिक्लेरेशन इन फॉर्म नंबर 60 रिसीव ड्यूरिंग October 1 एंड March 31, तो उसके लिए तारीख कौन सी है, अप्रैल की 30 तारीख। तो 2 तारीख अपने सामने है, एक अक्टूबर की 31 और एक अप्रैल की 30, यानी 6 महीने के बीच में तारीखें आपको दी गई है। ओके। अब आधार नंबर कब आएगा, आधार नंबर पता है कब से आया, जीएसटी लागू होने से पहले। मतलब जीएसटी लागू हुआ तुम्हारा 1 जुलाई 2017 को, और उसके पहले यानी 1 अप्रैल 2017 से पहले बता दिया गया कि आधार नंबर कोड करना पड़ेगा। कहाँ पे, पैन नंबर में। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि आधार और पैन नंबर दोनों को क्या करो, एक दूसरे के साथ में लिंक करो। आगे, और हर इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आधार कार्ड चाहिए कंपलसरी। मैं जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हूँ अपना खुद का, तो आधार कार्ड के ऊपर नंबर, आधार कार्ड का नंबर डालने का पहले, फिर उसको सबमिट करो तो आपके पास ओटीपी आएगा मोबाइल के ऊपर, वो ओटीपी भी सबमिट करो तब आपका इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल होता है। नहीं तो पॉसिबल नहीं है ना, आप इनकम टैक्स का रिटर्न भर नहीं सकते हो। हाँ, तो जो कैटेगरी ए हो गई तुम्हारी, कैटेगरी ए में कौन है, आधार नंबर किसको देना है कि इन द एप्लीकेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ पैन, अगर नया पैन नंबर आपके पास आपको लेना है, अभी आप जैसे समझो कि 18 ईयर्स के अभी अभी हो, तो आपको अगर पैन कार्ड अभी बनवाना हो तो आपको पैन कार्ड जब बनवाओ तो नई एप्लीकेशन में तो आधार नंबर होना चाहिए, समझे। और इनकम टैक्स रिटर्न में भी आधार होना चाहिए। लेकिन वो लोग कि जिनके पास पहले से पैन नंबर था, 1 जुलाई 2017 आया ना, मैंने डेट बोली आपको, एंड वी इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर, तो उनको आधार लेना पड़ेगा। लेकिन आज तक तारीख देती ही रही गवर्नमेंट, लेकिन आज तक ये काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। अभी भी 30% से ज्यादा लोगों ने अपना आधार और पैन कार्ड दोनों को लिंक नहीं करवाया है। आधार और पैन कार्ड दोनों को लिंक करवाना है, कैसे लिंक करवाएंगे, दो, अगर आप आधार को, पैन कार्ड को आधार के साथ में लिंक नहीं करवाते ना तो आपका पैन कार्ड नंबर कैंसल, फिर वो पैन कार्ड नंबर आपको वापस नहीं मिल सकता, आपको नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़े, और उसमें तो फिर आधार नंबर आपको देना पड़ेगा कंपलसरी है, समझे। तो गवर्नमेंट ने पहले से बोल दिया, पर गवर्नमेंट बार बार तारीख देती गई, 11 बार तारीख एक्सटेंड की गई गवर्नमेंट, 11 टाइम्स। लेकिन अपनी पब्लिक इतनी बेवकूफ है कि अभी तक 30% से भी ज्यादा लोगों ने अपना पैन और आधार दोनों को एक दूसरे के साथ में लिंक नहीं करवाया। लिंक करवाने का मतलब ये होता है कि जब भी अपने आधार नंबर डालेंगे तो भी अपने को ओटीपी आएगा, और पैन नंबर डालेंगे तो भी सेम आधार कार्ड के लिए अपने पास ओटीपी आ जाएगा। ऐसा गवर्नमेंट अच्छा बनाना चाहती है, सिस्टम को फूल प्रूफ बनाना चाहती है कि जिससे टैक्स की चोरी कम हो जाए। अब ये देखो, व्हेन प्रोविजन ऑफ 139A जो ऊपर लिखा है वो जहाँ पे एप्लीकेबल ना हो, तो कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, तो देखो, वो डज नॉट possess द आधार नंबर और एनरोलमेंट आईडी एंड इज रिसाइडिंग इन आसाम, जम्मू एंड कश्मीर एंड मेघालय।
आसाम, जम्मू कश्मीर और मेघालय, एंड अ नॉन रेसिडेंट एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, यानी आपने देखा था ना एनआर, नॉन रेसिडेंट इंडियन हो तो उसको लिंक करने की जरूरत नहीं है। एंड ऑफ द एज ऑफ 80 ईयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी सुपर सीनियर सिटीजन जिसको बोलते हैं, और वो इंसान इंडिया का सिटीजन ना हो, तो ऐसे लोगों को यहाँ पे ये सब आधार पैन कार्ड के लिए कोई मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। एंड इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर एन इंडिविजुअल टू कोट हिज और हर आधार नंबर इन रिटर्न ऑफ इनकम। जो ऊपर चार लोग हैं ना, उनको अपने रिटर्न के अंदर आधार नंबर कोट करने की जरूरत नहीं है। अब आपके सम्स चालू होंगे, राइट। अब ट्रांसफर ऑफ इनकम, मैंने आपको बोला था कि ये आपको है ना थियरी पार्ट भी है और थियरी जैसे सम्स भी है। सम्स जो है वो भी आपको ऐसे लेंगे। क्लबिंग ऑफ इनकम है ना, एक्चुअली क्या है कि अगर प्रॉपरली अपने पढ़ा होता तो फोर्थ यूनिट जो था ना डायरेक्ट टैक्स का पिछले सेमेस्टर के अंदर, उसमें क्लबिंग ऑफ इनकम जो है ना वो लास्ट टॉपिक था, पर कॉलेज में खाली उसके सेक्शन से बताए थे, क्लबिंग ऑफ इनकम कैसे करना है उसके बारे में समझाया ही नहीं था, और अपने भी खाली क्या किया तो उसके सेक्शंस के बारे में सीखा था। ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एन एसेट, व्हेन पहला स्टार्ट हुआ, देखो व्हेन इनकम देयर फ्रॉम इज रिगार्डेड एज दैट ऑफ ट्रांसफरर। अब ये समझना है एक एक बात को। टेक्स्ट में क्या होता है, टर्मिनोलॉजी का समझना बहुत जरूरी है, कि क्या लिखा है वो समझना जरूरी है आपको, और उसका मीनिंग अगर समझ में आएगा तो आगे बढ़ पाओगे। अब देखो ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट का मतलब क्या, कि मैं मालिक की ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस प्रॉपर्टी में से होने वाली सारी इनकम तुमको ट्रांसफर कर रहा हूँ, राइट। अब देखो कंडीशन, उसकी कंडीशन से और ज्यादा समझ में आएगा कि मेरे पास एक एसेट है, पहली कंडीशन। दूसरी, कि वो एसेट मैंने किसी को ट्रांसफर यानी बेची नहीं है, इन अदर वर्ड्स ऑनरशिप अभी भी मेरे पास है। और जो इनकम की इनकम होती है ना उस एसेट की, वो मैं किसी पर्सन को ट्रांसफर कर रहा हूँ। कैसे, मैंने उसके साथ में कोई सेटलमेंट किया हो, ट्रस्ट के अंदर इनकम जाती हो, कोवेनेंट यानी उसके साथ में चला हुआ कोई बोझ जिसको बोलते हैं ना, प्रॉपर्टी के ऊपर का बोझ जिसको बोला जाता है। एग्रीमेंट, पहले से एग्रीमेंट किया हो, या अरेंजमेंट करना, इसका मतलब कई बार तो क्या होता है कि जब तलाक हो जाते हैं ना, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में अरेंजमेंट होता है कि ये प्रॉपर्टी से मिलने वाली सारी इनकम वाइफ को मिलेगी, ऐसा। तो अभी तक प्रॉपर्टी वाइफ के नाम से ट्रांसफर नहीं हुई, लेकिन उसकी सारी इनकम वाइफ को मिलने लायक है, ऐसा। फिर लिखा गया है कंडीशन 4 में, द अबाउट ट्रांसफर में बी रिवोकेबल और मे नॉट बी रिवोकेबल। मतलब मैं इनकम एक बार चालू करूं तो उसको बंद भी कर सकता हूं और बंद ना भी कर सकूं, दोनों कंडीशन चाहिए। यानी मतलब जरूरी नहीं है कि चलो एक बार मैंने इनकम देना चालू किया तो हमेशा के लिए थर्ड पार्टी को इनकम मिलती ही रहेगी, जरूरी नहीं है। मैं बंद भी करवा सकता हूँ, बंद करवाऊं या ना करवाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता इस एग्रीमेंट में। द अबाउट ट्रांसफर में बी अफेक्टेड एट एनी टाइम, मे बी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट और आफ्टर द कमेंसमेंट। मतलब कोई अगर 1962 से पहले भी अगर इस तरह की इनकम किसी को दे रहा है तो वो भी टैक्सेबल है। तो अब मैं आपको कंडीशन को अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि मेरी खुद की एक असेट है, मैंने असेट किसी को बेची नहीं, ना किसी को ट्रांसफर की, लेकिन उसमें से मिलने वाला भाड़ा अगर है, समझो जमीन है तो उसके ऊपर का भाड़ा मैं एक इंसान को दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे उसके साथ में एग्रीमेंट हुआ है। अब चाहे वो एग्रीमेंट तोड़ना ना तोड़ना दोनों पॉसिबल हो या ना हो, पर याद रखना है कि अगर मैं इनकम ट्रांसफर करता हूँ तो जिसको, देखो इनकम किसको हुई, मुझे हुई, ट्रांसफरर यानी मेरी इनकम, तो टैक्स उसको नहीं भरने का, भले उसके हाथ में इनकम आती है, टैक्स तो मुझे भरने का। बात समझ में आई। मकसद ये था अपना, इसको गिनने के पीछे का अपना मकसद क्या था कि टैक्स कौन भरेगा, तो ट्रांसफरर भरेगा। मतलब मैंने अगर किसी एग्रीमेंट के अंदर आके एक जैसे मेरी जमीन के ऊपर से आने वाली इनकम 2 लाख रुपए की हर महीने की, और 2 लाख रुपए की इनकम मैं समझो कि किसी को ट्रांसफर कर रहा हूँ, जिसको मुझे पैसा देने का बाकी हो उसको, तो टैक्स वो 2 लाख के ऊपर वो नहीं भरेगा, मैं भरूंगा, जो ट्रांसफर करने वाला है वो इंसान भरेगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर। अब इसमें प्रोविजन यानी एग्जाम्पल से समझाया कि एक्स के पास 4,000 14% डिबेंचर है, ए लिमिटेड के 100 रुपए का एक, मतलब 4 लाख के डिबेंचर हो गए। उसके ऊपर 4 लाख के ऊपर 14% मतलब 56,000 एवरी ईयर की इनकम है। 56,000 उसकी क्या है, एवरी ईयर की इनकम है, हर साल की इनकम, राइट। ये देखो 56,000 उसकी इनकम है। ऑन 1 अप्रैल 2018 ही ट्रांसफर द इंटरेस्ट, अपने फ्रेंड को वो ट्रांसफर कर देता है,
अपने पास नहीं रखता है अपने फ्रेंड को, लेकिन उसमें डिबेंचर वो नहीं बेचता है, खाली वो ऐसा बोलता है कि इंटरेस्ट किसको जाएगा, मेरे फ्रेंड को जाएगा। तो यहाँ पे टैक्सेबल किसके पास है 56,000 की इनकम, देखो लिखा है इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एक्स। समझ में आ गया होगा आपको कि याद ये रखना है कि ट्रांसफर भले करो तुम इनकम को, लेकिन टैक्स तो आपको खुद को ही भरना पड़ेगा, राइट। ये पहला प्रोविजन हुआ, यानी पहला प्रोविजन। अब दूसरा देखो, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट व्हेन इनकम देयरफ्रॉम इज रिगार्डेड एज दैट ऑफ ट्रांसफर ऑफ। अब इसको भी समझना है वापस, बाय वर्चुअल सेक्शन 61 इफ एन असेट इज ट्रांसफर अंडर अ रिवोकेबल ट्रांसफर, रिवोकेबल ट्रांसफर यानी कभी भी इसको रिवोक कर सकता हूँ, यानी मतलब तोड़ सकता हूँ इसको, वापस खींच लेना इसको। इनकम फ्रॉम सच असेट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर, ये भी ट्रांसफरर को पे करने का। द ट्रांसफर फॉर दिस पर्पस इंक्लूड्स एनी सेटलमेंट, ट्रस्ट, कोवेनेंट, एग्रीमेंट और अरेंजमेंट। ट्रांसफर का मतलब कुछ भी हो सकता है, सेटलमेंट, ट्रस्ट, कोवेनेंट, एग्रीमेंट, अरेंजमेंट सब हो सकता है। व्हाट इज रिवोकेबल ट्रांसफर, तो रिवोकेबल ट्रांसफर के केसेस आपको बताए गए, देखें। सिचुएशन 1, ध्यान देना सब में। इफ एन असेट इज ट्रांसफर्ड अंडर अ ट्रस्ट, किसी ट्रस्ट ने अपने एसेट को ट्रांसफर किया, इट इज रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी। यानी एक एग्जांपल देता हूँ कि समझो कि मेरी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी समझो 5 करोड़ की है, उस पे से पूरे साल की इनकम 12 लाख की मुझे मिलती है, और मैंने बोला ये इनकम मुझे नहीं चाहिए, ये इनकम मैं अभी जब तक मैं चाहूँ तब तक एक ट्रस्ट है हमारी सोसाइटी का, उस ट्रस्ट के अंदर मैं ट्रांसफर कर देता हूँ और वो लोगों के भले के लिए काम करेंगे। तो ये जो ट्रांसफर हुआ ना, राइट, जो ट्रांसफर हुआ ना, तो ये ट्रांसफर मैंने कैसे किया, अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया, मैंने सिर्फ उसमें से मिलने वाली इनकम को ट्रांसफर किया, जो मैं कभी भी बोल सकता हूँ कि अब अगले साल से मैं नहीं देने वाला हूँ, यानी रिवोक कर सकता हूँ मैं वापस। तो यहाँ पे टैक्स किसको भरना पड़े, मुझे भरना पड़े, टैक्स उसके ऊपर मुझे भरना पड़े। अब बात समझो, टैक्स तो मुझे भरना पड़े, समझ में आ गई बात, पर पता है आपको ये एग्जेम्प्टेड भी है। अब आपको है ना ये बात मैं बहुत ताकीद से समझा देता हूँ कि आप ये बात को बराबर गांठ बांध लीजिए कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि लोग जब मैं बोलता हूँ ना टैक्सेबल है, तो ऐसा समझते हैं कि टैक्स भरना ही पड़ेगा ना। टैक्सेबल का मतलब क्या होता है कि टैक्स के शेड्यूल में तुम लिखोगे जरूर, पर टैक्स भरना है कि नहीं भरना है वो क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर तुम कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट को पैसा देते हो ना, वो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अप टू सर्टेन लिमिट, कुछ लिमिट तक वो एग्जेम्प्टेड है, मतलब उसमें टैक्सेबल थी पर एग्जेम्प्ट करवा ली हमने, बराबर ने। तो हम यहाँ पे किस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, हम ध्यान इसी बात पे कि टैक्स किसको भरना है, इसी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो याद इतना रखना है कि टैक्स कौन भरेगा इस बात पे ध्यान देना है, ना कि कितना टैक्स भरना है उस पे ध्यान देना है, राइट। अब दूसरे में देखो, इफ एन एसेट इज ट्रांसफर्ड टू अ पर्सन एंड इट इज रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, हाँ रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफर। तो एक्स ने क्या किया, अपने घर को ट्रांसफर किया, ए को ट्रांसफर किया, ट्रांसफर असेट ट्रांसफर की, ध्यान देना, मालिक पूरा बदल गया, एक्स की जगह पे अब कौन हो गया, ए हो गया अब मालिक, बराबर। हाउएवर एक्स के पास एक राइट है, एक्स के पास एक अधिकार है, वो अधिकार क्या है कि उसने आज उसको प्रॉपर्टी बेच तो दी, लेकिन कभी भी वो क्या करेगा, वो ट्रांसफर को वापस रिवोक यानी कैंसिल करवा सकता है फ्यूचर में। उसने ट्रांसफर करने के टाइम पे एक शर्त रखी थी कि मैं फ्यूचर में जब चाहूंगा तब तुमसे ये प्रॉपर्टी वापस ले सकता हूं। तो भी यहाँ पे पैसा किसको देना है, पैसा किसको किसके पास जाएगा, ए के पास अभी तो जा रहा है, मालिक भी वही है, लेकिन फिर भी टैक्स किसको देना है, एक्स को देना है। क्यों, क्योंकि उसने क्लॉज रखा हुआ, एक शर्त रखी हुई है कि प्रॉपर्टी जो है ना वो कभी भी खुद के पास वापस ले सकता है। अगर वो सारे राइट्स दे देता है, समझे, सारे अधिकार दे देता है कि इसके बाद में मैं प्रॉपर्टी को भूल जाऊंगा, प्रॉपर्टी अब हमेशा के लिए तुम्हारी हो गई, तो जिसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी उसको बाद में टैक्स भरने का। लेकिन अगर तुमने शर्त रखी हो कि कभी भी मैं ये प्रॉपर्टी तुमसे वापस ले सकता हूँ और उससे मिलने वाली इनकम भी वापस ले सकता हूँ, उसका हक भी तुमसे वापस ले सकता हूँ, तो यहाँ पे ये हक जब तक तुम छोड़ते नहीं ने तब तक तुमको खुद को टैक्स भरना पड़ेगा, भले चाहे तुम्हारी मालिकी रहे या ना रहे, राइट। अब तीसरा देखो इसमें, इफ एन असेट इज ट्रांसफर्ड बिफोर April 1, 1961 and it is revocable within 6 years,
अब इसका एग्जाम्पल देखना। एक्स ने क्या किया, 31 मार्च 1961 उस वक्त, यानी 1 अप्रैल से पहले उसने एसेट को ट्रांसफर किया। इट इज रिवोकेबल। कब रिवोकेबल? जून की 6 तारीख 1963, वहां या तो उसके पहले। इट इज रिवोकेबल ट्रांसफर। तो इनकम जितनी भी यहाँ पे आती है ना, वो सारी की सारी इनकम के ऊपर का टैक्स किसको भरना पड़ेगा? एक्स को भरना पड़ेगा, क्योंकि 6 साल। लेकिन अगर वो ऐसा बोलता है कि मैं 1967 के बाद में उसको रिवोक करूंगा, तो ये रिवोकेबल ट्रांसफर नहीं है। अब यहाँ पे टैक्स कौन भरेगा? जिसको प्रॉपर्टी बेची वो। अब मैं आपको बराबर एग्जाम्पलीफाई करके समझाता हूँ, मेरे लिए यही बात इंपॉर्टेंट है, ये समझना है आपको। मैं आपको इसीलिए ये सब्जेक्ट समझा रहा हूँ। ये सब्जेक्ट समझाने के पीछे का मेरा रीजन है ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि आपको क्या चाहिए कि ये जो सब्जेक्ट है ना, उसका इन डेप्थ आपको नॉलेज मिले। अदरवाइज होता क्या है प्रॉब्लम अपने लिए, कि हमें ने इसको प्रॉपरली समझ नहीं पाते हैं, और समझेंगे नहीं तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को हमने जैसे कि छोड़ दिया, और जो आगे लाइफ में बहुत काम लगने वाला है। तो जैसे बताऊं आपको, अगर मेरी एसेट है, समझो एक्स की एसेट है। एसेट उसने बेची किसको? ए को बेच दी, ट्रांसफर कर दी, मतलब बेच दी ऐसा मानेंगे, राइट। लेकिन बोला कि 1965 या तो इससे पहले मैं इसको रिवोक कर लूंगा। रिवोक कर लूंगा मतलब उसके पैसे, सॉरी उसका ट्रांसफर में कैंसिल कर लूंगा ऐसा। तो यहाँ पे एक्स को पैसे भरने के, जो भी इनकम के ऊपर है ना उसके ऊपर टैक्स किसको भरने का? एक्स को। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन में अगर एक्स ए को ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन 1970 के बाद 1970 तक वो रिवोक करेगा ऐसा उसने लिखा। 6 साल का टाइम पीरियड तो कब का गुजर गया, क्योंकि अपना तो 1961 है, वहां से 6 साल। तो अब यहाँ पे आप किसको भरोगे? किसको भरना पड़ेगा टैक्स? ए को भरना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। तो याद क्या रखना है कि अगर 6 साल के अंदर हुआ ना, तो एक्स को भरना पड़ेगा, और 6 साल के बाद हुआ तो ए को भरना पड़ेगा, जिसको ट्रांसफर किया उसको भरना पड़ेगा। अब फिर आगे देखिए, सिचुएशन 4, इफ द ट्रांसफर कंटेन्स एनी प्रोविजन टू रीट्रांसफर द एसेट टू द ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल्डी और पार्ट। यानी ट्रांसफर के अंदर एक प्रोविजन है, मैंने तुमको तुम्हारे नाम से दे तो दिया, लेकिन सामने एक शर्त भी रख दी कि तुम 2 साल बाद इसको मुझे वापस दे देना। रिवोक नहीं कर रहा हूँ, देखो रिवोक करना मतलब मैं खुद ही बोलता हूँ कि चल रहा मेरी प्रॉपर्टी वापस दे दे, राइट। जबकि यहाँ पे ट्रांसफर करना इसका मतलब क्या, कि मैं सामने वाले को पहले से लिख के दे देता हूँ कि तुमको ये टाइम पे मुझे वापस बेच देनी है, यही प्रॉपर्टी तुमको मुझे वापस बेच देनी है ऐसा। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, एक्स ट्रांसफर्स एन एसेट under the terms of transfer on or before, on or after April 1, 1998. He has a right to utilize the income of the asset for his benefit. However, he has not exercised his right yet. On or after April 1, 1998, income of the asset would be taxable in the hands of X, even if he has not exercised the aforesaid right. यानी मतलब क्या, देखो अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ इसको। ये समझो कि अपने पास असेट है, एक्स के पास असेट है, एक्स ने ये असेट ए को बेच दी। शर्त क्या रखी कि मैं 1998 के बाद में तुमसे असेट वापस तुम मुझे ट्रांसफर कर देना, ले लूंगा नहीं, तुम मुझे वापस ट्रांसफर कर देना। लेकिन उसने 1998 के बाद में भी अभी तक असेट को क्या किया? वापस मांगा नहीं, और सामने वाले ने इसको ट्रांसफर भी नहीं किया। फिर भी यहाँ पे एक्सरसाइज ना करने के बावजूद भी राइट को, अंदर क्लॉज जब तक रहेगा ना, अंदर वो शर्त जब तक रहेगी ना, तब तक एक्स को इनकम के ऊपर का टैक्स भरना पड़ेगा। भले चाहे सारी इनकम किसकी जेब में जा रही हो, एक ही जेब में जा रही है, लेकिन इसको टैक्स इसको भरना पड़ेगा, एक्स को। कब? अगर शर्त रखी हो कि बाद में ये एसेट तुम मुझे ट्रांसफर कर देना, तो ट्रांसफर वो करे या ना करे, जब तक वो शर्त रहेगी ना उसके अंदर, तब तक एक्स को टैक्स भरना पड़ेगा, राइट। अब आगे देखें लास्ट, और इसके बाद में कंक्लूजन अपने देख लेते हैं, फिर ये टॉपिक अपने खत्म करेंगे, फिर आगे अपने कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, आपको मैं बता दूं कि सारी थियरी सम सबके साथ में संडे तक अपना टारगेट है इसको कंप्लीट करना, राइट। और अगर संडे तक ये कंप्लीट करना ही है, तो अगर एक्स्ट्रा लेक्चर लेने की जरूरत पड़ेगी, भगाऊंगा नहीं,
जहाँ एक्स्ट्रा लेक्चर की जरूरत पड़ेगी वहाँ एक्स्ट्रा लेक्चर ले लेंगे, राइट। और एक्स्ट्रा लेक्चर का टाइम हमेशा शाम को 4:30 बजे का रहेगा। अब सिचुएशन 5, if the transferor has any right to reassume power over the asset or income therefrom directly or indirectly, wholly और partly, यानी उसके पास कोई भी अधिकार है कि वो कभी भी उसको छीन सकता है, समझ लेना। असेट को वापस ले लेना, इनकम को वापस ले लेना, सारे बेनिफिट्स। देखो यहाँ लिखा है एक्स ट्रांसफर्स एंड असेट्स अंडर द टर्म्स ऑफ ट्रांसफर, ही हैज अ राइट टू यूज द असेट फॉर द पर्सनल बेनिफिट्स ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स व्हेनेवर ही वांट्स। यानी मैंने तुमको एक पूरा हॉल दे दिया, लेकिन साथ में लिखा, अंदर क्या लिखा कि जब मुझे चाहिए तब मुझे तुमको देना पड़ेगा। मतलब मालिक तुम हो, लेकिन यूज मैं कर रहा हूँ अभी भी। टिल डेट ही हैज नॉट एक्सरसाइज हिज राइट। भले मैंने आज तक मेरे घर की शादियों के कोई भी प्रसंग के अंदर या तो कोई भी दूसरे प्रसंग के अंदर उस हॉल को यूज किया हो या ना किया हो, लेकिन उसके अंदर शर्त लिखी है ना मैंने कि जब मैं चाहूं तब मुझे दे देना। तो ये जब मैं चाहूं तब मुझे दे देना वाली जो चीज है ना, वो आपको यहाँ पे एलिजिबल बनाती है कि जिसने ट्रांसफर पहले किया था उसी को टैक्स इसके ऊपर का भरना पड़ेगा। यानी इनकम किसकी गिनी जाएगी, अभी भी एक्स की गिनी जाएगी। तो 5 कंडीशन है, राइट। अब इसमें 5 सिचुएशन को सिर्फ 4 में हमने डालना है। देखो कंक्लूजन, देयर इज एन असेट व्हिच इज ट्रांसफर्ड अंडर रिवोकेबल ट्रांसफर। रिवोकेबल ट्रांसफर हो तो किसको भरना पड़ेगा, ट्रांसफरर को भरना पड़ेगा। दूसरा, इनकम फ्रॉम द अफोर्डसेड एसेट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर एंड सच इनकम इज टैक्सेबल एज एंड व्हेन द पावर टू रिवोक अराइजेस। ये टैक्सेबल कब होती है, जब रिवोक का पावर तुम अपना एक्सरसाइज करते हो, यानी रिवोक का पावर तुम उस वक्त अपनाते हो तब। द अबव रूल इज एप्लीकेबल इवन इफ द पावर टू रिवोक हैज नॉट बीन एक्सरसाइज सो फार। ये एप्लीकेबल कब है, पावर टू रिवोक एक्सरसाइज नहीं भी हुआ उन्हें तो भी एप्लीकेबल हो, करते हो तो भी एप्लीकेबल, दोनों सूरत में। यानी मतलब जब तक तुम उसके अंदर से क्लॉज नहीं निकालोगे कि अनकंडीशनल ट्रांसफर की, तब तक ये टैक्सेबल रहेगा। ओके, रिकॉर्डिंग सेंड कर रहा हूं मैं आपको, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। इसका पीडीएफ भेज रहा हूँ, रीड करिएगा।